जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 8 पर परिचर्चा करेंगे। हम लोगों ने 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक पिछले के कक्षाओं में चर्चा किया है। आज हम सब चैप्टर नंबर 8 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है आगम की धारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। आगम और आगम की धारणा आज के हमारे परिचर्चा का मुख्य विषय है। सबसे पहला प्रश्न होगा आगम और आगम की धारणा। तो आगम है क्या? आगम किसे कहते हैं? आगम से आप क्या समझते हैं? आगम का क्या अभिप्राय है? तो आप लिखेंगे एक फर्म, मतलब एक उद्योग अपने उत्पाद को बेचकर, एक फर्म, एक उद्योग या एक उद्यमी अपने उत्पाद को बेचकर, मतलब उसके कारखाना में जिस वस्तु का निर्माण होता है उस वस्तु को बेचकर जो लाभ प्राप्त करता है उसी लाभ को हम आगम के नाम से जानते हैं। आगम क्या है? तो एक उद्यमी, एक फर्म, एक उद्योगपति अपने उत्पाद को बेचकर, अपने कारखाना में बनाए गए वस्तु को बेचकर जो लाभ अर्जित करता है, जो आय की प्राप्त करता है, उसे आय को हम आगम के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी फर्म का, सभी व्यवसायी का, सभी उद्यमी का अंतिम उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उद्यमी का, फर्म का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और लाभ बराबर होता है आगत, आगम माइनस लागत। लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है आगम माइनस लागत। आगम का मतलब हो गया है आय से हो गया, लागत मतलब वस्तु को बनाने में जो खर्च हुआ उसे लागत कहते हैं। मतलब आगम कुल आमदनी में से लागत जो खर्च किए हैं उसको घटा देने के बाद जो धनराशि हमें प्राप्त हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लाभ। लाभ क्या है? तो आगम माइनस लागत, कुल आय में से कुल खर्च को घटा देने के बाद जो धनराशि बच जाती है उसे हम लाभ के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक उद्यमी, प्रत्येक व्यवसायी या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है, या जीवन व्यापार का, कारोबार का लक्ष्य होता है लाभ कमाना, मुनाफा प्राप्त करना। दूसरी बात होगी तो आगम की धारणाएं कितनी हैं? आगम की धारणा से आप क्या समझते हैं? तो आगम की धारणा को 3 वर्गों में बांटा गया है। आगम की कितनी धारणाएं हैं? तो आगम की 3 धारणाएं हैं। कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। आगम की कितनी धारणाएं हैं? तो आगम की 3 धारणाएं हैं। नंबर 1 कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। मन में एक प्रश्न होगा कि कुल आगम क्या है? कुल आगम क्या है? तो अब छोटा सा फॉर्मूला से देख ले, टीआर, टोटल रेवेन्यू। टीआर का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू। कुल आगम क्या है? तो प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक उत्पादक अपने कारखाना में जितना वस्तु का निर्माण करता है उन सारे वस्तुओं को बेच देने के बाद, अपने सारे उत्पादों को बेच देने के बाद जो धनराशि की प्राप्ति होती है उस संपूर्ण धनराशि को हम टीआर, टोटल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। मतलब किसी फर्म द्वारा कुल आगत वस्तु की प्रति इकाई कीमत वसूल करने के बाद जो धनराशि प्राप्त होती है उसी धनराशि को हम कुल आगम के नाम से जानते हैं।
कुल आगम का परिभाषा है, फॉर्मूला है टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू, मतलब प्रति कुल बिक्री से प्राप्त राशि बराबर क्या होगा, बिक्री की इकाइयां। मतलब इसको कहने का मतलब यह है कि बिक्री की इकाइयां, बिक्री की इकाइयां गुने प्रति वस्तु मूल्य, प्रति इकाई मूल्य, और इस दोनों के गुणनफल के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम टी आर टोटल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। दूसरा होगा, जैसे उदाहरण आप लीजिए, जैसे उदाहरण लीजिए कि एक कारखाना में 900 वस्तु का निर्माण होता है। वस्तु कितना है, 900 वस्तु बना। एक कारखाना में एक दिन में कितना वस्तु बनता है, 900 वस्तु का निर्माण होता है। मान लीजिए कि एक वस्तु का कीमत, मतलब एक वस्तु की कीमत, तो एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 10 रुपया है। कारखाना में एक दिन में कितना वस्तु बना, 900 वस्तु बना, और एक वस्तु की कीमत कितना है, 10 रुपया है। तो अगर आपको कहता है कि कुल आगम टोटल रेवेन्यू निकालिए, तो कुल आगम का फॉर्मूला है बिक्री की इकाइयां गुने प्रति इकाई मूल्य, या यहां दिया जाए P इंटू क्यू। P का मतलब होता है प्राइस, तो प्राइस कितना है, 10 है, और Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना बना, 900। तो 900 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो टीआर कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टीआर का फॉर्मूला। दूसरा है सीमांत आगम क्या है। सीमांत आगम क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। तो यहां डेल्टा टीआर बटा डेल्टा क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का सूत्र है डेल्टा टीआर बटा डेल्टा क्यू। यहां डेल्टा का मतलब टोटल, सभी का जोड़, टोटल मतलब जितना टीआर टोटल रेवेन्यू का क्या होगा, योग, बटा डेल्टा क्यू जितना वस्तु बना उसकी संपूर्ण मात्रा। तो प्रश्न है सीमांत आगम क्या है। तो सीमांत आगम का फॉर्मूला है कि उत्पादक, एक उत्पादक अपने फर्म में एक वस्तु की अतिरिक्त, एक उत्पादक अपने फर्म में एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन करने से या एक कम वस्तु के उत्पादन करने से उसके रेवेन्यू में, उनके आय में जो बदलाव या परिवर्तन आता है, या कमी जो वृद्धि या कमी होता है चाहे वृद्धि होता है, उसी को हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। कहता है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से जो अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, उसी अतिरिक्त आय को हम सीमांत आगम मतलब एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। इसको हम फॉर्मूला के रूप में डेल्टा टीआर बटा क्यू, इसको हिंदी में कहें कुल आगम में परिवर्तन। इसका दूसरे को हम विस्तार से कैसे लिख लेंगे, तो यहां होगा कुल आगम में, कुल आगम में परिवर्तन। डेल्टा टीआर का मतलब हो गया कुल आगम में परिवर्तन बटा वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, बटा वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ये आपका हो गया एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने का सूत्र, निकालने का फॉर्मूला। तीसरा आएगा औसत आगम क्या है। औसत आगम क्या है, तो औसत आगम का फॉर्मूला है कि उत्पादन के प्रति इकाई बिक्री से, उत्पादन के प्रति इकाई बिक्री से
प्राप्त होने वाला आय, उत्पादन के प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला आय औसत आगम कहलाता है। उत्पादन के प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त होने वाला जो आय होता है उसे ही हम औसत आगम के नाम से जानते हैं। और औसत आगम का फॉर्मूला है AR बराबर एवरेज रेवेन्यू बराबर TR बटा Q। इसको हम लिख सकते हैं AR बराबर, AR का फॉर्मूला यहां हम लिख सकते हैं विस्तार से, एवरेज रेवेन्यू बराबर क्या होता है, कुल आगम बटा बिक्री की गई इकाइयां। बिक्री की गई इकाइयां मतलब कुल आगम में बिक्री की गई इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत आगम के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है कि बाजार की कई दशाएं होती हैं, तो आइए चर्चा करते हैं औसत आगम वक्र। औसत आगम वक्र मांग वक्र क्यों, मतलब औसत आगम वक्र को ही मांग वक्र कहते हैं क्यों, या औसत आगम प्रति इकाई कीमत होती है क्यों। तो आप जानते हैं कि औसत आगम बराबर होता है कि प्रति इकाई वस्तु के बिक्री से प्राप्त होने वाली आय। औसत आगम का मतलब होता है प्रति इकाई वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला आय। और एक एक विक्रेता को उतना ही आय की प्राप्ति होती है जितना कि एक क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए, एक विक्रेता को उतना ही आय की प्राप्ति होती है जितना कि एक क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए अपना धन व्यय करता है। मतलब विक्रेता की आय बराबर क्रेता का व्यय। विक्रेता की आय और क्रेता की व्यय क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब एक विक्रेता को उतना ही लाभ की प्राप्ति होती है जितना कि एक क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए धन देता है। इसलिए औसत आगम वक्र मांग वक्र के रूप में बदल जाता है, या औसत आगम वक्र प्रति इकाई की कीमत के रूप में बदल जाता है। दोनों सेम ही बात है कि एक उत्पादक को उतना ही आय की प्राप्ति होगी जितना कि उपभोक्ता उत्पादक के उत्पादित वस्तु को कीमत देने को क्या होता है, तैयार होता है। अब प्रश्न है क्या एम आर कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है। एम आर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है। मतलब किस परिस्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम शून्य हो सकती है। तो आपको बता दें कि एकाधिकारी कहते किसे हैं, तो जब किसी बाजार में किसी वस्तु के एक ही उत्पादक हो, जब किसी बाजार में किसी वस्तु के एक ही उत्पादक हो तो उसे हम एकाधिकारी के नाम से जानते हैं। मतलब वस्तु के उत्पादन पर, विक्रय व्यवस्था पर एक व्यक्ति का, एक संस्था का, एक उद्यम का, एक फर्म का अधिकार हो तो उसे हम एकाधिकारी कहते हैं। तो प्रश्न कहता है कि एमआर कब शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है। तो आपको बता दें कि एमआर एकाधिकार प्रतियोगिता में या एकाधिकारी बाजार में, एकाधिकार के बाजार में एमआर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है। लेकिन याद रखेंगे कि एकाधिकार प्रतियोगिता में एआर एवरेज रेवेन्यू कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। एकाधिकारी प्रतियोगिता में या एकाधिकार के बाजार में एमआर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन औसत आगम एकाधिकार की स्थिति में कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूसरा बात है, तो विभिन्न बाजारों में
आगम वक्र कैसी होती है। तो आप जानते हैं, आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे कि बाजार सामान्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। हालांकि बाजार के कई रूप देखने को मिलते हैं। सामान्यतः बाजार दो ही प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है और दूसरा एकाधिकार का बाजार होता है। बाजार दो ही प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, नंबर 2 एकाधिकार का बाजार। मन में प्रश्न होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, परफेक्ट कंपटीशन का बाजार, उस बाजार को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु के अनेक सारे उत्पादक और अनेक सारे विक्रेता होते हैं। जब किसी बाजार में किसी वस्तु के अनेक सारे उत्पादक और अनेक सारे विक्रेता होते हैं तो उस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में वस्तुएं समरूप होती है। क्रेता न तो विक्रेता को प्रभावित कर सकता है और विक्रेता भी क्रेता को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में आगम वक्र क्या होता है? तो आपको बता दे कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एआर, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एआर की बात करते हैं। एआर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू। एआर हमेशा स्थिर होता है। एआर हमेशा स्थिर इसलिए होता है कि यहां न्यूनतम लाभ के आधार पर कम मुनाफा लेकर वस्तु को बेचा जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एवरेज रेवेन्यू, औसत आगत, मतलब प्रतिदिन की उसकी आमदनी क्या होती है? फिक्स होती है। इसी कारण से मतलब न ग्राहक क्रेता विक्रेता को प्रभावित कर सकता है, न विक्रेता क्रेता को प्रभावित कर सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में आगम जो वक्र होता है, आगम वक्र एआर स्थिर होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एआर और एमआर, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एआर इक्वल टू एमआर होती है। एआर इक्वल टू एमआर इसलिए होती है, मतलब एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू क्यों होता है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में? यह दोनों आपस में क्यों बराबर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एआर और एमआर आपस में इसलिए बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर इसलिए होता है क्योंकि वस्तुएं समरूप होती है। वस्तु के अनेक सारे विक्रेता, अनेक सारे उत्पादक होते हैं और बाजार में अनेक सारे ग्राहक भी होते हैं। ग्राहक न तो अपने प्रभाव से दुकानदार को प्रभावित कर सकता है और दुकानदार भी अपने से किसी ग्राहक को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एआर और एमआर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा आता है एकाधिकार का बाजार। एकाधिकार का बाजार में आगम वक्र क्या होता है? तो एकाधिकार का बाजार कहते किसे हैं? पहले इस बात को जान लीजिए। एकाधिकार, एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोली। एकाधिकार का मतलब एक का अधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या हो गया? एक जोर अधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होगा? एक जोर अधिकार, मतलब एक का अधिकार। जब किसी बाजार में किसी वस्तु के केवल और केवल एक ही उत्पादक हो, जब किसी बाजार में किसी वस्तु के केवल और केवल एक ही उत्पादक हो, विक्रेता अनेक हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन उत्पादक क्या हो? एक हो, तो ऐसे बाजार को हम एकाधिकार के बाजार के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना चाहिए, हमेशा हमेशा यह दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु के एक ही उत्पादक होगा, विक्रेता भले ही कितना क्यों न हो, तो एकाधिकारी वस्तु की आपूर्ति को निश्चित करके, वस्तु के पूर्ति पर नियंत्रण लगा करके या वस्तु के पूर्ति को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को कम या ज्यादा कर सकता है। तो एकाधिकार के बाजार में एआर और एमआर आपस में बराबर नहीं होता है। कभी एआर ज्यादा हो जाता है तो कभी एमआर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, विक्रेता अनेक होते हैं और अचानक किसी बाजार में वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो मांग के अनुसार आपूर्ति करना कुछ घंटों में संभव नहीं है,
इसलिए एक अधिकार के बाजार में AR बराबर भी हो सकता है, बराबर न भी हो सकता है MR के। एक छोटा सा प्रश्न है, यहां तो तार्किक, यहां तो न्यूमेरिकल प्रश्न ज्यादा होते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है कि कीमत और मांग की मात्रा, इसको सॉल्व करना है। कीमत दिया है मांग की मात्रा, तो कीमत दिया आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये कीमत दिया। मांग की मात्रा क्या है? तो 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब एक प्रश्न निकालना है, संख्यात्मक प्रश्न है। यहां TR, AR और MR की सारणी में इस प्रश्न से आपको निकालना क्या है? TR निकालना है, MR निकालना है और TR, MR और AR। TR, MR और AR निकालना है। मतलब प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि वस्तु की कीमत है 0 रुपया कीमत है, उसकी मांग की मात्रा 8 है, कीमत 10 हो जाती है तो मांग 7 हो जाता है, कीमत 20 तो मांग 6, कीमत 30 मांग की मात्रा 5 होती है, कीमत 40 मांग की मात्रा 4, कीमत 50 मांग की मात्रा 3, कीमत 60 मांग की मात्रा 2, कीमत 70 मांग की मात्रा 1। तो इस तालिका से, इस प्रश्न से आपको निकालना क्या है? TR मतलब टोटल रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू, AR एवरेज रेवेन्यू और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। निकालना क्या है? कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम। ये जो प्रश्न दिया गया है इसे कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम निकालना है। तो कुल आगम मतलब TR की बात करता है, तो TR बराबर क्या है? P इंटू Q। तो यहां कीमत का मतलब हो गया P, कीमत का मतलब हो गया P और क्वांटिटी का मतलब क्या हो? Q। तो TR का फॉर्मूला क्या है कुल आगम का? TR बराबर P इंटू Q। तो P यहां 0 है, Q 8 है, तो यहां 0 के 0 होगा। यहां 10 गुने 7 तक क्या होगा? 70 होगा। 20 गुने 6 120 होगा। 30 गुने 5 150 होगा। 40 गुने 4 160 होगा। 50 गुने 3 150 होगा। 60 गुने 2 120 होगा। 70 गुने 1 बराबर 70 होगा। इसको सीधा फॉर्मूला पर ढाल देना है। यदि कीमत और मांग की मात्रा दिया गया हो तो कीमत को P मतलब प्राइस और मांग की मात्रा को, क्वांटिटी को Q से सूचित करते हैं। तो कुल आगम का फॉर्मूला है TR बराबर क्या होगा? P इंटू Q। तो P में Q से गुना करेंगे तो TR निकल गया। अब क्या है कि आपको निकालना क्या है? AR निकालना है। तो AR का फॉर्मूला क्या है? TR बटा Q। TR में ये जो TR दिया है, हम इसमें Q से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। TR में किससे भाग दे देंगे? Q से भाग दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा? आपका AR निकल जाएगा। TR में AR निकालने का नियम है कि TR बटा Q टोटल रेवेन्यू। तो यहां टोटल रेवेन्यू प्रारंभ में 0 है, 70 है, 120 है। तो टोटल रेवेन्यू में हम क्वांटिटी से मतलब 0 में 8 से भाग देंगे तो यहां तो शुरू में 0 ही होगा। 70 में यदि 7 से हम भाग देंगे, 70 में यदि हम 7 से भाग दे देते हैं तो 10 7 70 हो जाएगा। 120 में
6 से भाग देंगे। 120 में यदि हम कितना से 6 से भाग देते हैं, तो 120 में आप 6 से भाग दीजिए ना, 120 भागा 6 तो 6 दूना 12, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 150 में 5 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा। 160 में 4 से भाग देंगे तो 40 हो जाएगा। 150 में 3 से भाग देंगे तो यहां 50 हो जाएगा। 120 में 2 से भाग देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 70 में 1 से भाग देंगे तो 70 हो जाएगा। मतलब यहां सीधा फॉर्मूला पर यहां ढाल देना है कि अगर AR निकालने के लिए कहता है तो TR का ज्ञान होना जरूरी है। तो TR का अगर ज्ञान है, TR हमको पता है तो AR निकालना आसान है, क्योंकि TR आपका ये रहा तो हर TR में Q से क्वांटिटी से भाग देंगे निकल जाएगा। और MR कैसे निकलेगा, तो MR का मतलब है TR बटा Q। TR बता क्या होता है, Q होता है। तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। यहां तो कोई ना हो, यहां तो 0 का 0 ही होगा, क्योंकि प्रारंभ में कीमत 0 था, मान की मात्रा 8 थी, तो कुछ भी गुणनखंड करेंगे तो 0 का 0 आएगा। तो MR प्रारंभ में क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड पोजीशन में क्या होगा, तो सेकेंड पोजीशन में कुछ नहीं, 70 का 70 ही होगा, क्योंकि इससे पहले 0 था। 70 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, 70 का 70 हो जाएगा। 70 के बाद कितना है, 70 है, तो क्वांटिटी को घटाते चलना है। तो यहां 70 आ गया, फिर नीचे आया, नीचे आया 70 में 120 है, तो 120 में से 70 को हटाएंगे। तो 120 में से यदि 70 को हटा देंगे, 120 में से सब नीचे से ऊपर को हटाते चलना है। 120 दीजिए, 120 में से 70 को हटाइए, 0 7 5 12, यहां कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर यहां कितना आ गया, 150 माइनस 120 तो 30 हो जाएगा। फिर यहां 160 माइनस 150, यहां 10 हो जाएगा। फिर यहां 170 का 70 ठीक है, 120 50 ठीक है, 150 में से 20 यहाँ 30 ठीक है, 60 10 ठीक है, 150 यहाँ भी 10 हो जाएगा। 120 यहाँ 150 घटाना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ 70 है, यहाँ 20 है, तो माइनस 50 हो जाएगा। ऐसे करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ये रहा आगम और आगम की धारणाएं। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, हम पहले ही चर्चा कर दिए हैं कि एक बार पूरा क्लास इस आंकिक प्रश्न पर ही होगा, न्यूमेरिकल पर ही होगा। तब तक एक उदाहरण देकर मैं बताया हूं। अगले क्लास में पुनः हम लोग अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, उत्पादन का संतुलन, अभिप्राय और शर्त। धन्यवाद।